त्रिवर्णचन्दं नमसामि। नमस्ते नमस्ते वंदे श्री नेमिचंद्राचार्य विरचित त्रिलोकसार ग्रंथ है। इसमें नरतिर्यक लोक अधिकार चल रहा है। नरतिर्यक लोक अधिकार में अपन ने कल सब नाम देखे थे। प्रत्येक इस पर कूटों के नाम बताए थे और उसके पहले सब पर्वतों के वगैरह नाम बताए। 731 हुए थे ना, 731 नंबर गाथा से लेना है। 730 हो गए ना। हेमवन और इसके सब उसके भी नाम हो गए, सब कुटों के नाम हो गए। अब आगे 731 नंबर गाथा में पर्वत आदिक जितने भी है, पर्वत है, कुंड है, हृद है, उनमें वेदिका है बॉर्डर सब जगह। तो उस वेदिकाओं की संख्या बता रहे कि कितनी वेदिका होती है। 731 नंबर गाथा है। तिसदेकार ससेले नवदे कुंडे दहाण 26 तावदिया मणिवेदी नदी सुसगमाण दो दुगुणा। जम्बूद्वीप में पर्वतों की संख्या कितनी है बता रहे हैं। 30 311 तो क्या है, सेल माने पर्वत है। 9 कुंडे 90 कुंड है और 26 दहान, दहान मतलब द्रह कहो, हृद कहो, सरोवर कहो, सबका अर्थ एक ही है। 26 सरोवर है और उनकी उतनी ही वेदियाँ है। और तावदिया मणिवेदी मतलब मणिमय है वेदिया। और नदी सु सगमान दो दुगुना, नदियों में अपने मान से दुगुनी है, मतलब जितनी नदियाँ उससे दुगुनी वेदियाँ है, क्योंकि नदी के इस ओर और दूसरी ओर दोनों तरफ वेदी बनी हुई है। तो इसलिए यहाँ इतनी वेदियों के संख्या बताई। कितने कितने बताए वो सब अपन गिनते हैं अभी। 311 पर्वत कौन कौन से हुए, 90 कुंड कौन से और 26 द्रह कौन से और नदियाँ कितनी हैं, इन सब का प्रमाण अपन देखते हैं। तो पहले पर्वत गिनते हैं। तो सबसे पहला पर्वत बीच का सुदर्शन मेरु सबसे बड़ा पर्वत। तो मेरु एक पर्वत। उसके बाद ये बड़े पर्वत 6 कुलाचल पर्वत हैं। हेमवन, महाहेमवन, निषद इसमें नहीं है, वो अपना जो नक्शा है उसमें हेमवन, महाहेमवन, निषद, नील, रुक्मी और शिखरिणी, ये 6 पर्वत उसको बोलते कुलाचल पर्वत। कुलाचल वो कितने हैं, 6 हैं। उसके बाद है यमकगिरी बताई थी, ये यहाँ पर हाँ देवकुरु और उत्तर कुरु में। बड़ी कहाँ गए, अब यहाँ निकाला नहीं है लेकिन उस दिन निकाला था सब पूरा। अब ये देश की अपेक्षा से निकाला था। तो यहाँ पर ये होने के बाद यहाँ से जब 1000 योजन गए तब यहाँ पर इधर एक यमकगिरी और इधर एक यमकगिरी है, और इधर से 1000 योजन आते हैं तो इधर एक यमकगिरी और इधर एक यमकगिरी, ऐसे 4 यमकगिरी हैं पर्वत। यमकगिरी वो कितनी है, 4। एक बार रिवीजन हो जाएगी पूरी। एक बार रिवीजन हो जाएगी पूरी। वो एक रह गया देखना, कांचन पर्वत। पांच सरोवरों के दोनों तटों पर 5 पर्वतों की अपेक्षा पर्वत 200 कांचन पर्वत तेच की राहिलंच की बघायचं। चारों दिशाओं में असं म्हटले त्यांनी, चारों दिशाओं में है। हाँ, चारों दिशाओं में 5 सरोवरों के दोनों तट पर
चारों दिशाओं में है। हाँ, इसलिए हो गया जो। पर ऐसा ये सरोवर है ना, इधर ये सरोवर, तो इसके इधर 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 और इधर, इधर 5, इधर 5 और इधर 5 और इधर 5, ऐसे तो 10 सरोवर हैं। तो हाँ हाँ 10 नहीं नहीं, यहाँ पर 20 हो गए एक एक सरोवर के, तो 10 सरोवर है तो 200 हो गए ना। हाँ 200, कांचनगिरी 200 हो गए। कांचनगिरी उस समय अपन ने 2 साइड ही दिखाए थे, तो ये इतने कैसे बने ऐसे लग रहा था। कांचनगिरी पर्वत ये कहाँ पर है? ये यहाँ पर सरोवर है। कहाँ पर? यहाँ पर यमकगिरी हो गई, फिर यमकगिरी को छोड़ करके 500 योजन अंतराल छोड़ करके फिर यहाँ पर 1 2 3 4 5 ऐसे लगातार 5 सरोवर है। ये नदी में से ही है, नदी उसी में से गई है, उस सरोवरों के द्वारों में से ही। तो इधर 5 है और इधर 5 है, ऐसे लगातार ये यमकगिरी है, फिर इधर 5 ऐसे लगातार, और इस सरोवरों के चारों ओर लगाना है। ये कांचनगिरी पर्वत आहे। खरं ते चारों ओर कसं लावाय? तिकडे नदी आहे सध्यावर, अजून ते असं राहत असेल जागा वगैरे। हाँ हाँ ऐसा बताया है तो होना चाहिए, अभी देखते हैं। बाहर बाहर उसके बॉर्डर पर बाहर है पर्वत। तो कांचनगिरी 200 बताए हैं, फिर उसके बाद दिग्गज पर्वत बताए थे। अब यहाँ पर वो नहीं निकाला हुआ है। भद्रशाल वन में से ऐसा जो उस मेरू पर्वत है और इधर वो भद्रशाल वन है, ये सब गजदंत पर्वत है ना यहाँ पर, ये गजदंत पर्वत। फिर इसमें से वो नदी गई हुई है, सीता नदी, और ये इधर और इधर गई हुई, और एक इधर से आई हुई, इधर गई। तो यहाँ पर ये पूरा भद्रशाल वन है ना, दक्षिण तट पर, और वहाँ उत्तर तट पर इधर। तो वो जो नदियाँ हैं, ये नदियों के दोनों तटों पर, इधर इधर और तो भूमि में है ना, हाँ ये भूमि पर ही रचना है ये। तो यहाँ ये सब नदियाँ हैं ना, जहाँ जहाँ उसके दोनों तटों पर है ये पर्वत, यहाँ पर इधर है। और ये जो भद्रशाल वन है ये यहाँ दोनों तटों पर है, इधर और इधर दोनों तटों पर है। और कहाँ रह गया? इधर है क्या? हाँ इधर, इधर और इधर। आपने सिंगल निकाला ना, डबल? हाँ वो ऐसा थोड़ा कुछ रह गया। हाँ ऐसे वो 8 है। यमक कौन? दिग्गज पर्वत। दिग्गज पर्वत कहाँ है इसको? इधर सीता के दक्षिण उत्तर, फिर पूर्व पश्चिम, फिर सीता नदी यहाँ पर है इसके पूर्व पश्चिम, फिर इधर ये सीतोता नदी के दक्षिण उत्तर, ऐसे। हाँ 8 दिग्गज पर्वत है, 8। फिर वक्षार पर्वत, ये सब इसमें निकाले थे, है ना, 1 2 3 और 4, ऐसे एक एक दिशा में 4, उधर 4 इधर 4 इधर 4, 16 हो गए। और ये 4 गजदंत, 1 2 3 और 4, ऐसे वक्षार पर्वत 16, जिसके निमित्त से एक विदेह क्षेत्र में विभाग हुए हैं, वो वक्षार 16। हाँ ये जो हाथी के दांत के आकार के, ये इधर ये पूरा एक पर्वत है, यहाँ से लेकर यहाँ तक नील के यहाँ लगा कर ये पर को, मतलब जो वेदी है वहाँ से लेकर के यहाँ मेरू को स्पर्श करते हैं। इधर से भी ये मेरू से यहाँ से लेकर के निषद पर नील पर्वत तक, ऐसे मेरू पर्वत से लेकर निषद पर्वत तक, ये मेरू के मूल से लेकर के निषद पर्वत तक गजदंत पर्वत है, ऐसे आकार के ही है।
हाथी के दांत के आकार के, इसलिए इसको गजदंत बोलते हैं। तो अक्षर 16, गजदंत 4। और विजार्द पर्वत अभी अपन ने देखे थे, सब 32 क्षेत्र है। 32 क्षेत्र में पूर्व पश्चिम लंबे, पूर्व पश्चिम लंबे यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ पर दिखाए थे ना, अभी ये निकाला है ये गजदंत पर्वत, विजार्द पर्वत। ऐसे 32 क्षेत्र पर 32, एक भरत और एक ऐरावत में, ऐसे 34 विजार्द। उसमें आते हैं ना इंद्रध्वज विधान में सब विजार्द। कितने हैं? 34 हैं। और कौन से रह गए? वृषभाचल, जो म्लेच्छ खंड है, यहाँ पर बीच में म्लेच्छ खंड के बीच में, वहाँ पर वृषभाचल पर्वत है। तो ये देश कितने हैं? विजार्द पर्वत कितने? 34। तो उतने ही वृषभाचल भी 34 ही होंगे। हाँ, भरत और ऐरावत आर्यखंड नहीं, म्लेच्छ खंड में है। वृषभाचल पर्वत जो है वो म्लेच्छ खंड के बीच में, म्लेच्छ खंड में है, मध्य म्लेच्छ खंड में। तो वृषभाचल, जहाँ पर वो चक्रवर्ती अपना नाम लिखते हैं, वृषभाचल, ये 34 है पर्वत। अब कौन से रह गए? नाभिगिरी, जो क्षेत्रों में भरत होने के बाद हैमवत, हरि, फिर रम्यक, नहीं रम्यक और हरि और रम्यक, हरिवर्ष और रम्यक वर्ष। हरि तो इधर हो गया। 4 क्षेत्र में ना, 2 जगने भोगभूमि, 2 मध्यम भोगभूमि, उसके बीच में जिसको नदी ये करके गई है ना, जो अपन निकालते हैं, परिक्रमा लगाते हैं। तो यहाँ पर ये भरत क्षेत्र, फिर वो हिमवान पर्वत के बाद जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र के बीच में नाभिगिरी है। और इसमें से जो निकली हुई नदियाँ हैं वो इसको ऐसा इधर से तो इधर निकलेगी। पर्वत के ऊपर ही है या क्षेत्र के बीच में? क्षेत्र के बीच में है। पर्वत के ऊपर से कुंड निकला, कुंड है, उस कुंड में से वो नदी निकली है और वो इस नाभिगिरी को प्रदक्षिणा दे करके इधर जाते हैं। और ये ऊपर के पर्वत पर से निकली हुई जो नदी है वो इधर से आकर के यहाँ पर थोड़ा सा इधर लेना पड़ेगा, इधर से निकलती है, दक्षिण द्वार और उत्तर द्वार से निकलती है। तो ये ऐसा प्रदक्षिणा देकर इधर जाती है। तो यहाँ बीच में नाभिगिरी क्षेत्रों में है नाभिगिरी पर्वत। ये हिमवान पर तो अलग है, फिर क्षेत्र पर नाभिगिरी है, पर महाहिमवान में ये कुंड सरोवर है, हाँ पर्वत है। हाँ, तो अभी इस प्रकार नाभिगिरी कितनी है? 4 है। हाँ हाँ हाँ, 2 मध्यम भोगभूमि और 2 जगन्य भोगभूमि। उत्तम नहीं, मध्यम और जगन्य। उत्तम तो देवकुरु और उत्तर कुरु में है। तो इधर ऊपर लिखती हूँ नाभिगिरी, गिरी 2। अब कौन से रह गए? 4 नाभिगिरी, इधर 2 और उधर 2, 4 हो जाएंगे। कितने हो गए देखो? 4 और 4 8 12 और 6 18 18 और 8 26 26 और 4 30 30 36 37 और 41 1, अच्छा 4 4 3 7 और 3 10 11 11 11, अच्छा 1, फिर 1 और 1 2 3 हो गए, 311 पर्वत हो गए। बताने के चक्कर में आ रहे तो क्या तुमने जनपद ही समझ लिया? में पर्वतों की संख्या हो गई। अब कुंड कितने हैं? कुंड 90 है। तो कहाँ कहाँ पर वो कुंड है? तो पर्वतों पर कुंड है। महानदियाँ जहाँ कुंड पर्वतों पर नहीं है, कुंड क्षेत्र में है। पर्वत पर से नदी जहाँ पर गिरती है क्षेत्र पर, वहाँ पर कुंड बने हुए हैं। जैसे भरत क्षेत्र पूरा ही निकालते, त्याला तेच काढ म्हणत होतं कुठं नाही, तिथं ते वेगळं आहे। तो यहाँ पर ये पर्वत है और ये सरोवर है। ये सरोवर से में नदी निकल करके यहाँ क्षेत्र में आती है, भरत क्षेत्र में।
तो यह भरत क्षेत्र में कुंड है, यहाँ वो कुंड है। फिर उस कुंड में के ऊपर पर्वत है, पर्वत के ऊपर देवी का प्रासाद है और प्रासाद के ऊपर मूर्ति है और उस पर वो गंगा नदी गिरती है। कुंड के ऊपर पर्वत, पर्वत के ऊपर प्रासाद देवी का और उसके ऊपर जैनेन्द्र भगवान की मूर्ति है, मतलब प्रतिमा है। उस पर वो धारा है, उस पर गिरती है, उन्हीं पर गिरती है और वो कुंड में पड़ती है, तो उसको गंगा कुंड बोलते हैं। इधर सिंधु कुंड है इधर। सभी नदियों के साथ ऐसा है। हाँ, सभी नदियों के साथ में है। यहाँ से जो निकलेगी इधर, जो अभी नाभिगिरी दिखाया था ना, ये इधर, तो यहाँ पर एक क्षेत्र में गिरेगी ना, यहाँ क्षेत्र में, तो वहाँ पर भी नीचे कुंड होगा। फिर उस कुंड में वहाँ भी मूर्ति है, सभी जगह होगी, सभी कुंडों में होगी। तो ये जो गंगा नदी है, इससे तो इसका कोई संबंध नहीं ना। ये उपनदी है, परिवार नदी है, मुख्य नदी नहीं है। मुख्य नदी तो अपने आर्यखंड से इधर ही जाती है ना, आर्यखंड में कहाँ आती है वो? हाँ, वो अम्लेच्छर आर्यखंड के बीच में है ना, वहाँ पर। तो क्या बता रहे थे? नदियों की संख्या, कुंडों की संख्या, कुंड कितने हैं? ये जो उसमें पूजन में पढ़ते हैं, हाँ, गंगा की धारा परिवार पे गिरती है श्री जी के मुख पे, इसीलिए तो जन जन द्वारा पूजित है गंगा। ये तो गलत ही हो गई। तो कुंड कितने हो गए? अपने नदियाँ कितने, कहाँ 14 नदियाँ है ना, तो 14 ही कुंड होंगे। 14 नदियाँ जहाँ जिसमें गिरते क्षेत्र में, तो वो कुंड 14 होंगे। नदी 14 है तो वहाँ पर कुंड भी 14 होंगे, नदी जहाँ गिरती है। और विभंगा नदियों की उत्पत्ति भी कुंड से होती है। ये विभंगा नदी है ना, यहाँ पर 3, 1, 2 और 3, तो यहाँ पर एक कुंड है नील पर्वत के वहाँ पास, तो उस नील पर्वत के कुंड में से निकल करके विभंगा नदी यहाँ विदेह क्षेत्र में आती है। तो ये 3 यहाँ पर ये कुंड बने हुए हैं नील पर्वत के मूल में। और ये जो गंगा और सिंधु यहाँ पर भी है ना, निकलती है, वो भी ये यहाँ पर दिखाए, देखो ये कुंड है, नील पर्वत के मूल में है, नील पर्वत के ऊपर नहीं। तो उस मूल में जो कुंड है, उस कुंड में से गंगा और ये सिंधु नदी निकलती है। तो ऐसे यहाँ पर हर क्षेत्र में 2 नदियाँ निकलती है, तो 2 कुंड हो गए ना वो। तो विदेह क्षेत्र कितने हो गए? 32। तो और 2 नदी प्रत्येक में, तो दुगुने हो गए ना। एक देश में 2 नदियां है, तो 2 कुंड में से 2 नदियां निकली है। तो हर देश में वो जो नदी है, उसके जहाँ से उत्पत्ति हुई है उस नदियों की, वो 2 कुंड हो गए। तो 32 क्षेत्र है तो 64 कुंड हो गए। और विभंगा नदियाँ कितनी हो गई? ये हर दिशा में 3-3, तो 12 नदियाँ, तो 12 कुंड हो गए। 12 विभंगा नदियाँ, जिस कुंड में से विभंगा नदियों की उत्पत्ति हुई, वो उत्पत्ति कुंड जो है वो 12 है विभंगा के। ये कुंड कहाँ पर है? जहाँ पर नदी गिरती है वहाँ पर ये कुंड है 14। और जिनमें से नदी की उत्पत्ति होती है वो कुंड विभंगा नदी के कुंड रूप, उत्पत्ति रूप, वो 12 कुंड है। और ये विदेह क्षेत्र में गंगा और सिंधु और रक्ता इधर रक्ता नदियाँ जिसमें से निकलती है, ऐसे 2 कुंड हैं। तो ऐसे 32 विदेह क्षेत्र हैं, तो उसके कुंड कितने हो गए? 64। गंगा, सिंधु और रक्तोदा, ये नदियों की उत्पत्ति जिस कुंड में से होती है, वो ऐसे 64 कुंड हैं विदेह क्षेत्र में। में से यही वाली नदी निकलती है। हाँ, में से यही नदी निकलती है। कौन सी नदी? नाम वही है जो भरत क्षेत्र में नाम है ना नदियों के, वही नाम यह विदेह क्षेत्र में है। एक विदेह क्षेत्र जो है एक भरत देश समान है ना। तो जैसे भरत देश में जो रचना है, जो नदियों के नाम है, वही नदियों के नाम यह विदेह क्षेत्र में है। 14 नदियों के नाम वो तो हो गए ना, वो तो पर्वत के सरोवर में से निकली हुई, वो गंगा, सिंधु, रोहित, रोहितास्या, हरियधारी, कांता, सीता, सीतोदा, नार, नरकंता वगैरह, ये 14 हो गए। ये जो गंगा सिंधु कहाँ की है? ये विदेह क्षेत्र की। ये यहाँ पर एक देश है, ये वप्रा देश। तो इस एक वप्रा देश में यहाँ पर दिखाई, देखो अभी आधा मैंने पोंछ दिया, ये 2 कुंड है, ये उस देश में ही
देश के मतलब ये नील पर्वत के मूल में, और उसमें से 2 नदियां निकली है, इधर से एक, इस कुंड में से और इस कुंड में से एक, और वो नदी निकल करके इस विजयार्ध पर्वत की गुफा में से निकल करके वो यहाँ सितोदा नदी में मिल जाती है, सितोदा नदी में मिल जाती है यहाँ पर ये नदियाँ। हाँ, तो ये 2-2 कुंड सब में है, सब देशों में 2 नदियाँ, वो 2-2 कुंड है। ऐसे 32 क्षेत्र है तो कुंड 64 हो गए। तो इस प्रकार कुल कुंड कितने हो गए? 90 हो गए। तो इन कुंडों के बाजू में वेदियाँ बनी हुई है, एक एक वेदियाँ। तो इसलिए उतने कुंड, जितने कुंड उतनी वेदियाँ हो जाएगी, जितने पर्वत उतनी वेदियाँ हो जाएगी। और ये अपने हृद, द्रह बोलो या हृद बोलो या सरोवर बोलो, सबका अर्थ एक है। विभंगा थोड़ा और समझा दीजिए, विभंगा वाला कैसे? विभंगा नदी जो है वो, ये जो एक विदेह देश है इसमें 3 विभंगा नदी निकली है, 1, ये 2 और ये 3। ये कहाँ से निकली है? तो ये नील पर्वत के नीचे वहाँ पर मूल में कुंड है, उस कुंड में से वो नदी निकलती है। तो 8 विदेह हो गए ना? वो विदेह देश में अलग, और ये एक विदेह में जो 8 भाग हो गए, कैसे हो गए? तो इनमें 4 पर्वत हैं, ये वक्षार पर्वत 1, 2, 3 और 4, और 3 नदियां हैं 1, 2, 3। उसमें दिखता है क्या? इसमें नहीं दिखता है ना? हाँ, तो 3 ये नदियां हैं। तो इसके कारण से इसके 8 विभाग हो गए। जैसे यहाँ पर जम्बू द्वीप में बीच में पर्वत आए इसलिए 7 विभाग हो गए, 7 क्षेत्र हो गए। ऐसे यहाँ पर एक ही विदेह के 8 भाग क्यों हो गए? तो बीच में पर्वत आया है, तो और बीच में नदी आई है, 3 नदी और 4 पर्वत के निमित्त से 8 क्षेत्र बने हैं। और इन विभंगा नदियों की उत्पत्ति कुंडों में से हुई है, नील पर्वत के कुंड में से हुई है। तो इसलिए विभंगा नदी जितनी उतने कुंड। तो विभंगा नदियाँ कितनी हो गई? 3 चौक 12 हो गई, तो 12 कुंड हो गए। और ये सब कुंड मिला करके 90 हो गए। मतलब विदेह क्षेत्र में ही है 14 छोड़ करके बाकी सब विदेह क्षेत्र में ही कुंड है। ऐसे अभी सरोवर कितने हैं? तो 6 कुलाचल पर्वतों पर 6 सरोवर है, पद्म, महापद्म, तिगिंच, केसरी, पुंडरिक और महापुंडरिक और पुंडरिक, ये 6 कुंड। फिर सीता नदी में 10 कुंड है, और सीतोदा नदी में 10। ये द्रह सरोवर, अभी सरोवर बताए थे ना, 5-5, लेकिन 5-5 10 कैसे हो गए हो? दोनों तो विदेहगत सरोवरों की 20 संख्या ग्रहण की है, ऐसे कह लेते हैं। यहाँ पर विदेहगत सरोवरों की, विदेह में सरोवर, ये 5-5 तो इधर आए थे, 10 आए थे। विदेहगत सरोवरों की 20 संख्या ग्रहण की असं म्हणतात त्याने। विदेहगत सरोवर कुठे आहे ते? चत्वार सीतारदा 10, सीतोदा रदा 10, एतेषु मिलितेषु षड्विंशतिरदा 26 भवन्ति। देखते इसको वापिस, बाद में समझ में आएगा। तो वो सीता संबंधी 10 और सीतोदा सीता और सीतोदा नदी के 10 बताए हैं, तो अपन उतने लिखते हैं। कुलाचल के 6 रद हो गए, और सीता सीतोदा नदी के सीता के 10 और सीतोदा के 10, ऐसे 20 सरोवर बताए हैं।
तो कितने हो गए? 26 हो गए सरोवर। तो इन सरोवरों के भी एक एक वेदी है। और आगे अब नदियाँ, नदियाँ कितनी देखो, बहुत करोड़ों में है नदियाँ। 1 करोड़ नहीं, हाँ 17 लाख है क्या? 17,92,090 है कुल नदियाँ। इधर ही इसको मिटा के इधर ही करते हो। इसमें तो ये सब 17 लाख में तो ये सब आ गई होंगी अपनी गंगा जी। सब आ गए, सब आ गए। हाँ पहले अब नदी भी आ गई। हाँ उपनदियाँ, परिवार नदियाँ सब आ गई। भरत ऐरावत स्थित कौन सी नदी है? भरत में गंगा सिंधु, और उधर ऐरावत क्षेत्र में रक्तारक्तोदा। हाँ आर्यखंड में मतलब ये सब पूरे भरत क्षेत्र में और ऐरावत क्षेत्र में ही है ना। यहाँ पर उपनदियाँ हैं, बराबर है। तो भरत संबंधी जो गंगा और सिंधु है, और ऐरावत संबंधी जो रक्तारक्तोदा है, ये 4 नदियाँ मूल नदियाँ हो गई, मूल नदी। और इसकी परिवार नदियाँ प्रत्येक की कितनी है? 14,000 परिवार नदियाँ हैं। हाँ हाँ, इसके कुल कितने हो जाएंगे? 56,000 हो जाएंगे। 14 - 4 करेंगे तो 56,000। इधर ही लिखते हो, फिर यही सब ऊपर नहीं आएगा। ऊपर ये 4 14,000। और बाकी अब एक एक क्षेत्र में 2-2 नदी है। रोहितास्या वो कौन से क्षेत्र में? हैमवत क्षेत्र में 2 नदी है, रोहितास्या। और उधर हैरण्यवत क्षेत्र में रूप्यकुला और सुवर्णकुला और रूप्यकुला, ये 4 नदियाँ 4 नदियों के समान है ना। उधर इधर का और उधर का दोनों समान है, इसलिए ये 4 नदियाँ। हाँ हैमवत क्षेत्र की और हैरण्यवत क्षेत्र की 4 महानदियाँ। इसके प्रत्येक की परिवार नदियाँ कितनी है? इसके दुगुनी है, 28,000। और 28 चौक करना है यहाँ पर 1,12,000। 1,12,000। अब उसके बाद का जो ये क्षेत्र है हरि और उधर से रम्यक, तो हरिकांता और नारी नरकांता, ये 4 नदियाँ हरि क्षेत्र में और रम्य क्षेत्र में। इधर की 2, इसकी 2 और इसकी 2 नदियाँ मिलाकर के 4 नदियाँ हो गई, और प्रत्येक की 56,000। और 56,000 गुना 4 तो कितने हो गए? 2,24,000। और देवकुरु और उत्तर कुरु में 2 नदियां हैं, सीता और सीतोदा। तो इसकी प्रत्येक की 84,000 नदियां हैं, एक एक की। इससे 1.5 गुनी, 56 की 1.5 गुनी, 56 की 1.5 गुनी है। कौन सी बताए? सीता सीतोदा नदी विदेश क्षेत्र की। 2 नदियाँ 84,000। इसके 2 गुने करेंगे तो 1,68,000 होंगे ना। 1,68,000। 2 नदियों के 84,000 तो 1,68,000 हो गई। विभंगा नदियाँ विदेह में जो है, कितने है वो विभंगा नदियाँ? 12 है। और उसके प्रत्येक के 28,000 है नदियाँ। उन्हें से एक भरत क्षेत्र से भी कितनी बड़े हैं। विभंगा नदियाँ कितनी है? 12। और प्रत्येक की एक एक की कितनी है? 28,000। 28 गुना 12 करो। 12 × 8 = 96। अच्छा 9
12 दूनी 24 है और 9 33, बराबर है ना, 3,36,000। अपन इसके भेद करते हैं ना, 28 28 और 12 के, बहुविध क्षिप्रस निःसृत 336 भेद होते हैं ना, 28 28 प्रत्येक के ऐसे हैं। हाँ 336, तो 336 हो गए, 12 और 28 गुना किया तो मति ज्ञान के। हाँ अब विदेह क्षेत्रों में गंगा और सिंधु, रक्ता रक्तोदा, ये 4 नदियाँ इधर, मतलब प्रत्येक क्षेत्र में 2 2, तो ऐसे कितने हो गए, 64 नदियाँ हो गई। हाँ तो 32 क्षेत्र, विदेह क्षेत्र में, विदेह की 32 देशों में 64 नदियाँ मूल नदियाँ हो गई। और उसकी परिवार नदियाँ प्रत्येक की 14,000 हैं, भारत क्षेत्र जितने 14,000। तो इसका गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 0 0, 14 चौक 56, अच्छा 6 5 6 लिखा है यहाँ पर, 14 सख 14 चौक 56, 14 पंच 84, 84 और 5 89, 8,96,000। अब इतनी नदियाँ हो गई पूरे। कितनी नदियाँ हो गई कुल, देखो यहाँ पर, ये 0 0 0 और 6 और 6 12, 12 और 8 20, 20 और 4 24, 24 और 2 26, 26 और 6 32, अच्छा 3, 9 और 3 12, 12 और 3 15, 15 और 6 21, 21 और 2 23, 24, 24 और 5 29, 29 और 2 8 और 2 10, 10 और 3 13, 14, 15 16 17 हो गए, 17 लाख हो गए, 17,92,000। ये सब परिवार नदियाँ, और इसमें मूल नदियाँ भी जोड़ना पड़ेगी ना, इसके अलावा 90 है, ये 90 है ना, 64 और 12 76, 76 और 2 78, 78 और 4 82, 86 और 90, तो 17,92,090 इतनी नदियों की संख्या है। और प्रत्येक नदी की 2 2 वेदी है, उस ओर और इस ओर, ऐसे वेदियाँ, तो वह उससे दोगुनी हो गई वेदियाँ। इसको दोगुना करो, इसको 90 इसमें जोड़ देते तो कितने हो जाएगी ये, 17,92,090 दिखता है क्या, नहीं तो ऊपर करती हूँ यहाँ पर, 17,92,090, इसके गुना 2 करेंगे तो कितना होगा, 2 2 वेदी, एक एक नदी की 2 2 वेदियाँ हैं। हाँ वेदी का प्रमाण निकाल रहे हैं ना, तो इसकी कुल वेदियाँ कितनी हो जाएगी, 2 0 0, 2 9 18, अच्छा 1, 2 0 0 मतलब 1 ही लिखेंगे, 2 दूनी 4, 2 9 18, अच्छा 1, 2 7 14 और 1 15, अच्छा 1, 2 के 2 और 1 3, 35,84,180 क्या हो गए, वेदियाँ हो गई। वेदियाँ उनकी संख्या हो गई है। और इसमें और वेदियाँ कितनी इसमें मिलाना है, 311, 90 नहीं 96, कितने 90 थे, 90 और 26, हाँ 311 और 90 तो 401 हो गए, और उसमें 26 427, 427 जोड़ो इसमें, 7 8 और 2 10, अच्छा 1 1 और 5 6 4 8 5 और 3, 35,84,607 इतनी वेदिकाएं हैं पूरे जम्बूद्वीप में। वेदिका मतलब सब बॉर्डर जो है बनी हुई, ये सब वेदियाँ मणिमय बनी हुई है, सब उसमें मोती झालरे वगैरह होंगे।
तब रिवीजन हो गया एक बार पूरे पर्वतों की, नदियों की, कुंडों की, हाँ सरोवरों की। ये खाली अब एक प्रश्न रह गया, वो 10-10 कहाँ पर लिए? सीता सितोदा के, सीता सितोदा के 10 ले गए ना, उसको देखना पड़ेगा थोड़ा। मुझे ऐसा लगता है 2 मत होना चाहिए क्या? 2 मत होना चाहिए क्या? क्योंकि वो 200 कांचनगिरी जो बताया ना उन्होंने, तो वो सरोवर 10-10-20 है, तो वो कांचनगिरी 200 बराबर होती है। ऐसा वो कांचनगिरी का भी प्रश्न रखा ना, 4 ओवर उन्होंने बताया, लेकिन 4 ओवर लगता नहीं है ऐसे, क्योंकि वो जितनी लंबाई नदी की है ना उतनी सरोवर की बताई। उसके 4 दिशा कहाँ से आएगी सरोवर की? तो सरोवर ही वो 10-10 माने होंगे। यहाँ तो 5-5 दिखाए थे, 5 देवकुर में 5 और उत्तरकुर में 5, नहीं, लेकिन अभी वो 10-10 बता रहे हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें 2 मत है क्या? इसके बाद तिलोय पन्नति भी देखना पड़ेगा, तो उसमें पता चलेगा कौन से दोनों तटों के। तटों नहीं, नदी में ही है ना सरोवर, नदी जहाँ से निकलती वही सरोवर है। हाँ, तो ऐसा ही बताया था ना, वहां पर दिखाया था उस समय। हाँ, कुठं कुठं इथं इकडं तिथं कुठं निघणार? विदेह क्षेत्र में है ना ये, जो यहाँ पर ये नदी बताई सितोदा या ये, तो यहाँ पर उन्होंने ये जितनी नदी की है ना चौड़ाई 500 योजन, उतना ही सरोवर की चौड़ाई ऐसे बताई है ना यहाँ पर। हाँ, बीच में नदी, वो ये पूरी नदी ही है ना, यहाँ पर उसका ये ही नहीं, तो यहाँ पर्वत कहाँ होंगे चारों ओर बोलते तो। सरोवर को फिर कैसे इसको पहचानेंगे कि यहाँ सरोवर है? ये इधर और इधर वेदी बनी हुई है ना, ये इधर और इधर भी वेदी होगी, लेकिन यहाँ पर आगे नदी ही है। नहीं, वो मतलब ये सरोवर वो नदी के बीच में ही है, मतलब वो नदी उसी के इसमें से आई, उसी हिस्से के तोरण द्वार से आई है, ये सरोवरों के तोरण द्वार से ही आई है। तो यहाँ पर 4 दिशा में, मतलब इधर इधर दिशा ही नहीं है ना, वो नदी ही है, तो वहाँ कहाँ होंगे? तो ये उनके मतलब ऐसे कोई मान्यता होगी, ये 10 होंगे ये कांचनगिरी पर्वत। तो ऐसा बता रहे हैं ना, सितोदा में 10 सरोवर और सीता में 10 सरोवर नदी में, तो फिर कांचन पर एक तो यहाँ होना चाहिए, फिर दूसरे और कई जगह होना चाहिए। ऐसा वो दिखाए तो नहीं अभी तक दिखाए नहीं उन्होंने, तो इसलिए 10 कंचनगिरी है, 10 सरोवर है, इसलिए कंचनगिरी भी इधर 10 और उधर 10, तो 20 हो गए ये सरोवर, तो 200 बराबर होती है कांचनगिरी। ये 5-5 इधर और इधर 5-5 ऐसा, दोनों का प्रश्न रह गया। वो कांचनगिरी 200 कैसे लिए और ये सरोवर 20 कैसे लिए? एक बार तिलोय पन्नति में अपन कल देख करके फिर चर्चा करेंगे। कुठं तिथं काय संबंध नाही, ते कुंड आहेत, ते सरोवर थोडे आहेत, ते कुंडात मध्ये घेतलं की त्याला कुठं सरोवर आहेत? त्याच्यामध्ये 3 वरचे 3 खालचे 3 घेतले, वरचे 2 राहिलेत का नाही, त्याच्यामध्ये नंतर उनके तो अलग ले लिए, कुलाचल हो गया आपने शायद। हाँ, कुलाचल क्या लिया है। चलो इसको एक बार अपन दूसरे ग्रंथों में देख करके इसको लगाते हैं, या आगे आता है क्या देखते हैं। उतना एक प्रश्न खाली रह गया, कांचनगिरी 20 कैसे लिए और वो सरोवर 10-10 कैसे लिए। आगे अब ये इनके वेदियों का प्रमाण बताया। अब आगे भरत और ऐरावत में स्थित जो विजार्द पर्वत है, वहाँ जो कूट है, वहाँ रहने कूटों का नाम और वहाँ रहने वाले देव, इनका प्रमाण, इनका नाम 4 गाथाओं के द्वारा बताते। वो इसके ने कूट बताए थे, पर्वतों कुलाचलों के पर्वत कूटों का नाम बताया था 6 के, अभी विजार्द के नहीं बताए थे।
तो विजार्द के भी बताएंगे। फिर उसके बाद गजदंत पर्वत के ऊपर कूट है और वक्षारगिरी पर उनका भी बताए नहीं, कूटों का उसका नाम और वो बताते हैं। सिद्ध तो 732 गाता है। सिद्धम दक्षिणद्धा दिम भरहम खंडयपवाद मदो तो पुण्यभद्रवे कुमार माणिभद्रखम तामिस गुहगमुत्तर भारह कूडं च वेसवणचरिमं सिद्धुत्तरद्दतं सादिम गुहगं च माणिभद्रमदो तो वेयड्ढकुमारं पुण्णादिभद्रं खण्डयपवादं दक्षिणरेवतद्धं वेसवणं पोवदो दुवेयड्ढे। विजार्थ पर 9 कूट ऐसा बताया था। कल अपन ये विजार्थ पर्वत देखा था ना, तो इसमें ये 9 कूट ऐसे बताए थे। तो उन 9 कूटों के नाम यहाँ पर बता रहे क्रम से। हर बार नाम कहाँ से शुरू करना? पूर्व से लेकर उधर से। इधर का जो कूट होगा उसका पहला सिद्धायतन कूट होगा सब जगह पूर्व दिशा में। फिर दक्षिणार्ध ने दक्षिणार्ध भरहम, दक्षिण अद्धा आदिम भरमम, दक्षिणार्ध जिसके आदि में है ऐसा भरत, क्योंकि भरत क्षेत्र है ना दक्षिण की तरफ, इसलिए उस कुट का भी नाम हो गया दक्षिणार्ध भरत। फिर खंडय पवाद, वो जो विजार्ध पर्वत के नीचे से गुफा निकली है वो खंड प्रपात गुफा है, उसका नाम यहाँ पर खंड प्रपात दिया। हाँ, तो दोनों नाम आएंगे कुटों में। तो पुण्यभद्र, उसके बाद पूर्णभद्र कुट, उसके बाद वेयड्ड कुमार, ये पूर्णभद्र का भी आया था ना कूट, कहाँ पर कौन रहता है उसमें आया था। हाँ, पूर्णभद्र कूट। फिर वेयड्ड कुमार, विजार्ध कुमार कूट, इस पर ही वो विजार्ध का स्वामी रहता है। विजार्ध पर्वत का जो स्वामी देह है ना वो यहाँ पर रहता है। फिर है मणिभद्र, उन्होंने माँ क्यों लिखा है क्या पता, मणिभद्र नाम है, मणिभद्र कूट। गाथा में वो माँ ऐसा प्राकृत में होता है क्या पता नहीं। फिर यहाँ पर भी तमिश्र बोलना चाहिए ना, तामिश्र बोला है मैंने, तमिश्र गुहा कूट। फिर उत्तर भारत, खंडप्रपात कूटच घ्यायचे की, नाम नाही सगळीकडे लिहिलं, खरं लावायचं सगळ्याला कूट। कूटों का ही नाम बता रहे ना ये सब नाम कूटों के ही है, तो उसको तमिश्र कूट, गुहा कूट ऐसा ही बोलेंगे। उत्तर भारत कूट, फिर वैश्रवण कूट, ये अंतिम है। ये 9 कूट हो गए वहां से लेकर के। फिर तो वेयड्ड कुमारम, नहीं आगे एक लाइन छूट गई। सिद्ध, अब यहाँ पर कौन से बता रहे हैं? भरत ऐरावत क्षेत्र पर जो विजार्ध पर्वत है उस पर 9 कूट है। उसके पूर्व दिशा से लेकर के पहला कौन सा है? सिद्धकूट। फिर उत्तरार्धा, उत्तरार्ध ऐरावत कूट। फिर तमिश्र गुहा कूट। फिर अगुहगम, अगुहगम क्या दिए? अगुहगम कुछ नहीं है, नहीं तमिश्रा जिसके आदि में है ऐसा गृह, ऐसा लगाना है गृह, नहीं तमिश्र गुह, नहीं तमिश्र गुफा है ना वह। और मणिभद्र कूट। फिर अदो वेयड्ड कुमार, यहाँ पर भी विजार्ध कुमार। फिर पुण्यभद्र, इधर भी पूर्णभद्र है। नाम उधर के और इधर के लगभग समान ही है, केवल उसका दिशा इधर उधर है। उसके भरत में उधर दक्षिणार्ध तमिश्र गो उधर है, और इसके उत्तर इधर से पश्चिम से लेकर के वो पश्चिम की तरफ है। तो विजार्ध कुमार कूट, फिर पूर्णभद्र कूट, फिर खंड प्रपात, और फिर दक्षिणार्ध दक्षिण ऐरावत, दक्षिण रेवात म्हणजे ऐरावत अर्ध, ऐरावत अर्ध। फिर वैश्रवणम, वैश्रवण कूट, क्योंकि वो ऐरावत आधा हो गया ना, आधा दक्षिण का ऐरावत और आधा उत्तर का। इधर दक्षिण का होगा ऐरावत, उधर उत्तर का होगा, और भरत क्षेत्र इधर दक्षिण का होगा, उधर उत्तर का होगा। तो इसलिए यहाँ पर उसका नाम भी, उस कूट का नाम दक्षिण ऐरावत अर्ध बोला, वैश्रवण कूट।
इस प्रकार पूर्व से लेकर के ये 2 विजयार्ध पर्वतों के कूट हैं, 9 कूट। भरत क्षेत्र में जो विजयार्ध है उसके ऊपर 9 कूट हैं, वो क्रम से लेकर के यहाँ नाम समझना। और उधर ऐरावत क्षेत्र में जो विजयार्ध पर्वत है उसके 9 कूट हैं, उनके नाम बताए। अब आगे इस विजयार्धों के सभी कूट कैसे हैं वो बता रहे हैं। कंचनमयानि खंड पवादये नट्ठमालतामिस्ये कदमालोच्छकूडे वसंति सगनाम वाणसुरा। ये सब भरत और ऐरावत स्थित विजयार्धम पर जो कूट है वे कांचनमय है, सुवर्णमय है। इनमें खंड प्रपात जो कूट आया था उस पर नृत्यमाल रहता है, देव नट्टमाल। और तामिश्र कूट जो है वो गुफा के ऊपर ही होगा, बराबर नीचे तामिश्र गुफा है ना, उसके ऊपर ही तामिश्र कूट होगा। और खंड प्रपात गुहा के ऊपर खंड प्रपात कूट है। तो उस कूटों में कौन रहते हैं? कदमाल, इधर नट्टमाल और नृत्यमाल और उधर कृतमाल, ऐसे। फिर बाकी के जो 6 कूट हैं वे सगनाम वाणसुरा, अपने अपने कूटों के जो नाम है वे उन व्यंतर देवों के भी नाम यही है। अपने अपने नाम वाले देव व्यंतर देव वहाँ पर निवास करते हैं। सब जगह व्यंतरों का निवास है। इसलिए व्यंतरों की संख्या भी बताए ना, जैसे ज्योतिष के देवों की संख्या उसके संख्यात्व भाग, संख्यात्व भाग कम है बस, ताकि उतनी ही है। संख्यात्व बहुभाग दे, ज्योतिष का देव ज्यादा है, संख्यात गुणे हैं। व्यंतरों से संख्यात गुणे ज्योतिष का देव है, ज्योतिषकों के संख्यात्व भाग व्यंतर देव है। अब बताए हुए जो विजयार्ध है उनके ऊपर जिनालय है, कहाँ पर है और वो कितना ऊंचा है। सब पर्वतों के ऊपर जो कूट बताए ना, वहाँ पर जिनायतन कहाँ पर है, मंदिर कहाँ पर है, वो बता रहे हैं। कोसायामं तद्दल वित्थारं तुर्यहीन कोसुदयं जिनगेहं कूडुवरिं पूवमुहं संठियं ब्रह्मम्। एक कोस आयाम, एक कोस लंबे, मतलब 2000 धनुष्य लंबाई उसकी जिनायतन की, और 1000 धनुष्य उसकी चौड़ाई। हमेशा वो लंबाई और चौड़ाई बराबर, लंबाई से आधी चौड़ाई होती है, आयताकार होता है जिनायतन। और उसकी ऊंचाई कितनी है, बराबर वो 1.5 होगी इसके चौड़ाई की 1.5 गुना। मतलब तद्दल वित्थार कोस आयाम, एक कोस आयाम है, आधा कोस उसकी चौड़ाई है, और विस्तार कितना है, तुर्यहीन कोसोदयम, चौथे भाग से हीन 1 कोस, मैंने 1 कोस का चौथा भाग माइनस करो तो 3/4 कोस, पौन कोस, आधा कोस चौड़ाई, पौन कोस ऊंचाई और 1 कोस लंबाई, ऐसा उसका प्रमाण है। तुर्य, हाँ, तो धनुषों में देखेंगे तो 2000 धनुष लंबाई, 1000 धनुष चौड़ाई और 1500 उसकी ऊंचाई धनुष। और ये सब मंदिर कैसे है, पूवमुहम, पूर्वाभिमुख है, पूर्व दिशा में उनका मुख है, कहीं पर भी हो। संठियम, इधर पूर्व दिशा में की तरफ होगा, मतलब यहाँ पर ये सिद्धायतन है, यहाँ ये वो इधर की दिशा में उधर होगा फिर मंदिर। ये पूर्व मतलब इधर ही आएगी ना इसकी, उधर उस तरफ दिशा उस सब का मुख होगा। पर्वत का पूर्व कहाँ आएगी? हाँ हाँ, तेज के बोर्ड पर क्या दिखाएंगे, ये सिद्धायतन कूट है, ये पहला कूट। तो ये कूट पूरा सा गोलाकार है, वो त्रिकोण गोलाकार, तो इसकी पूर्व दिशा आएगी तो वो उधर ही आएगी ना जो दिखाएंगे। इसके अपेक्षा से देखना है ना हमेशा, इधर ये पूर्व आएगी, इधर पश्चिम आएगी, इधर दक्षिण आएगी, इधर उत्तर आएगी, तो इधर ही पूर्व दिशा आएगी। सब मतलब अपने पर्वत के लास्ट में उधर उस ओर है।
और कैसे है पूर्वमुख, संठियम पूर्वाभिमुख स्थित है, और कैसे अनम्मम अति रमणीक, ऐसे जिन मंदिर है, जिन गेहम जिन गृह है। आगे अब जो गजदंत नाम के पर्वत और वक्षार नाम के पर्वत बताए थे, उनके कूटों की संख्या पहले बताई थी, और वापस यहाँ पर बता करके 8 गाथाओं के द्वारा उनके नाम अधिक बताते हैं। कहाँ पर? ये वक्षार है ना, यहाँ ये वक्षार विदेह क्षेत्र में 16 वक्षार पर्वत और 4 गजदंत, ये 4 गजदंत पर्वत, इनके ऊपर जो कूटों की संख्या कितनी है वो बताते, फिर उसके बाद में उसके नाम बताएंगे। नवसत्तय नवसत्तय ईशान दिशा दुदंत सेलाणम वखाराणम चौचौ कूड़म तन्नाम मणुकमसो। 9 7 9 7 4 गजदंत है ना, तो यहाँ 9 कूट, फिर यहाँ 7 कूट, फिर यहाँ 9 कूट और यहाँ पर 7 कूट, ऐसे 9 7 9 7 ऐसे कूटों की संख्या है। और कूट गए तन्ना, और ये बताया उन्होंने ईशान दिशा से लेना। द्विदंत शैला नाम, द्विदंत मतलब गजदंत पर्वतों के ईशान दिशा से लेकर के 9 7 9 7 लगाना क्रम से, ईशान आग्नेय नैऋत्य और वायव्य। फिर वक्षाराणाम, वक्षार पर्वत जो है 16, उसमें चौचौ कूडम, प्रत्येक वक्षार पर्वत पर 4 कूट है, और तन्नामम कमसो, उसका नाम आगे क्रम से बताते हैं इन कूटों के। तब 9 के नाम बताएंगे, फिर 7 के, फिर 9 के, फिर 7 के, फिर विजयार्ध के सबके 4 नहीं, विजयार्ध नहीं, वक्षार के जो 4 कूट है उसके नाम बताएंगे। 742 गाथा तक पढ़ना है, 738 गाथा से। सिद्धम मल्लवमुत्तरक दवकच्छं च सागरं रजदं पुण्णादिभद्दसीदा हरिसः कूडं हवे नवमे तो सिद्धं सौमनसं कूडं देव कुरु मङ्गलं विमलं कंचन वसिष्ठमन्ते सिद्धं विजुपहं तत्तो सोत्यकूडं सदज्जलं तत्तो शीतोदाहरिचरिमं तो सिद्धं गन्धमादणयम् उत्तरकुरुगन्धाति मालिनितो लोहिदखफलिहन्ते आनन्दं सायरदुग सियासु भोगाय भोगमालिनिया विमलदुगे वच्छादि मित्तसुमित्ताय वारिसेण बला तवनदुगे भोगंकर भोगवदी फलिहलोहिदे देवी। सिद्धम पहला कौन सा कूट है? कहाँ से चलेंगे? ईशान दिशा से। ईशान दिशा में ना गजदंत, तो उधर से चलेंगे। पहला कौन सा होगा? उधर लास्ट में सिद्धकूट, के इधर से उधर जाएंगे। सिद्धम, हाँ आतून वर इकडून जायचं काय? इथून येणार नाही, ईशान दिशा ही आहे, परंतु कूट इकडून तिकडे घ्यायचे का तिकडून इकडे घ्यायचे? इथून तिकडे घ्यायचे। इधर से लेंगे ना, कच्चा वाला जो पहले है वो लेंगे पहले। नहीं नहीं, इधर नहीं, कूट यहाँ पर है, ये गजदंत पर्वत पर। ये हाँ, ये गजदंत पर्वत के पहले बताएंगे। हाँ माल्यवान के माल्यवान गजदंत नहीं, वो बराबर है, लेकिन ये उसमें देखते हैं ना अपन नकाशे में, वो सिद्धायतन कूट उधर की साइड में लेना कि इधर की साइड में लेना? मुझे लगता है कि उधर की साइड में होंगे क्या? पर्वतावर येणार नाही, हे नाही तर 16 वृक्ष पर्वत आहे की नाही तिथे येणार आहे। कच्च्या पर्वतापासून कच्च्या पर्वतापासून वृक्ष पर्वत 16 आहे।
हाँ, इधर ही होंगे वो, ये पहला इधर से ही, इधर ही होगा सिद्धायतन पहला, फिर उसके बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, इधर लास्ट में आएगा। हाँ, सिद्धायतन कूट कहाँ से कहाँ लेना, ये नाम होता है। यहाँ पर पहले सिद्ध कूट आएगा, फिर माल्यवान कूट आएगा, फिर इधर इधर ऐसे लेना। सिद्ध कूट, माल्यवान कूट, उत्तर कौरव। एक मिनट गाथा से लगाते। हाँ, सिद्धम वल्लवम उत्तर कुवरम, सिद्धकूट, फिर माल्यवान, फिर उत्तर कौरव, फिर कच्छम कच्छकूट, फिर सागरकूट, फिर रजतकूट, फिर पूर्णभद्र पूर्ण आदि पुण्णादिभद्र, फिर सीताकूट, फिर हरिसह कूडम। ये 9 हो गए। ईशान दिशा में जो गजदंत पर्वत है यहाँ पर, इस पर यहाँ से लेकर के वहाँ तक 9 कूट हो गए हैं। मतलब सिद्धायतन इधर से लेना, इधर से लेना, यहाँ 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 और यहाँ रहेंगे सिद्धायतन कूट। ये ऊंचा पर्वत है ऐसा ये दिखाया है, लेकिन वो पूर्व ऐसे मेरू पर्वत है ना, तो ये ऐसा पूरा आड़ी ऐसे अपन जो प्रवेश द्वार में कभी कभी ऐसे गोलाकार ये होता है ना, प्रवेश द्वार के बाजू आजू बाजू में जो दीवार निकालते हो, वैसे वो उस गोलाकार रूप में वो है ऐसे। और तो यहाँ दरवाजे के पास जो पहला है वो पहला कूट लेना यहाँ पर, फिर ऐसे जाना कूट। तो सिद्ध कूट से लेकर के ये 9 कूट बताएं। फिर यहाँ आग्नेय दिशा में इधर इधर 7 कूट है, तो वहाँ दूसरा सौमनस कूट है। ये माल्यवान गजदंत है, ये माल्यवान गजदंत पर 9 कूट है, और दूसरा ये सौमनस है, तो इस सौमनस पर 7 कूट हैं, उसके नाम बताते हैं। तो सिद्धम, उसके बाद सिद्धकूट, फिर सौमनस कूट, सौमनसम कूडम, फिर देवकुरु, वो जहाँ क्षेत्र होगा उसका नाम आएगा, पर्वत का नाम आएगा, नदी का नाम आएगा, सब यहाँ पर। देवकुरु, फिर मंगल, विमलम, कंचन और वशिष्ठ। विमल, कांचन और अवशिष्ट, अवशिष्ट मतलब अवशिष्ट लेना है। अंते, इस प्रकार ये 7 हो गए कूट। फिर उसके बाद आगे का गजदंत पर्वत, कौन सा नाम, विद्युत प्रभ। ये विद्युत प्रभ गजदंत है, यहाँ पर यहाँ से लेना पहले सिद्धकूट, फिर उसके बाद में विद्युत प्रभ, इसका नाम विद्युत प्रभ है तो विद्युत प्रभ कूट। फिर उसके बाद देवकुरु, देवकुरु कूट, फिर पौम, पद्मकूट, तवण, तपणकूट, स्वस्त्यकूट मैंने स्वस्तिक कूट, सदज्जल मैंने शतज्वाल कूट। फिर उसके बाद सीतोदा, हरि, हरि क्षेत्र पास में ना, तो हरिकूट। फिर चरिमम, लास्ट का हरिकूट है। इस प्रकार ये 9 कूट हो गए, यहाँ पर 9 कूट है। फिर यहाँ लास्ट में आया कौन सा है, गंधमालिनी नहीं, हाँ गंधमाली है, गजदंत है ना, गंधमाल गजदंत पर्वत चौथा, उसमें 9 कूट है, नहीं 7 कूट है ना। 9 इधर इधर तिरछा लेना, इधर 9 और इधर 9, इधर 7 और इधर 7 ऐसा लेना। तो 7 के नाम बताते हैं। सिद्धम, सिद्धम गंधमादनयम, सिद्धकूट, गंधमादनकूट, फिर उत्तर कुरु, उत्तर कुरु में आया ना। फिर गंधमालिनी, गंध जिसके आदि में है ऐसी मालिनी, गंधमालिनी। फिर लोहिदक्ष, लोहिताक्ष, फिर फलिहंते माने स्फटिक, स्फटिक ऐसे है ना, स्फटिक। और लास्ट का है आनंद। ऐसे ये 7 कूट हैं। फिर उसमें से सायर दुग तिया सुभोगाय भोग मालिनिया, विमल दुगे वच्छादिमित्त सुमित्ताय वारिसन बला, तवन दुगे भोगंकर भोगवदी और फलिय लोई। देवियों का निवास कौन कौन से कूट पर है वो बता रहे हैं। इन ऊपर जो बताए हुए कूट है उसी में से जो पहला माल्यवान पर्वत है उस पर सागर कूट आया था, और रजत कूट का था, रजत कूट, सागर और रजत कूट 5 और 6 नंबर का
इसके ऊपर देवियों के निवास स्थान है। कौन सी देवी रहती है? सुभोगा और भोगमालिनी। सुभोगा और भोगमालिनी देवियों के निवास स्थान है। फिर उसके बाद जो इधर का पर्वत कौन सा? सौमनस, उसके ऊपर कौन से कूट हैं? विमल और कांचन। इन दो कूटों पर, ये विमल और कांचन में पांचवा और छठा है सब जगह। पांचवा और छठा जो है उस पर वत्समित्रा और सुमित्रा नाम के देवियाँ। फिर तपन और स्वस्तिक, आगे का जो गजदंत विद्युत प्रभ, उसमें भी पांचवा और छठा जो कूट है तपन और स्वस्तिक कूट, उस पर कौन रहते हैं? वारिशेना और अबला। वारिशेना और अबला, बला है वो, अबला निकालना है इसमें से। और जो लास्ट का चौथा गजदंत है गंधमाल नाम का, तो उस पर जो दो कूट है पांचवा और छठे नंबर के, कौन से है वो? लोहिताक्ष और स्फटिक। तो स्फटिक और लोहिताक्ष इन कूटों पर भोगंकरा और भोगवती नाम की व्यंतरा रहती है, व्यंतरी देवी। हाँ असणार की देवियों के देव होंगे, वो मुख्य वो देवियों के निवास है। वहाँ पर देवियाँ अलग रहती है, देव अलग रहते हैं, और फिर वो कैसे मिलते पता नहीं। सबके अलग अलग क्रीड़ा स्थान है, निवास स्थान है। अच्छा ठीक है, आगे अब बक्सार पर्वतों पर 4-4 कूट है ना, उसके नाम क्या है वो बता रहे हैं। 4 गजदंत के हो गए, 9-7 9-7। अब 4-4 वक्षार पर्वत कितने? 16, और उसके 4-4 कूट है। तो 16 चौक 64 कूट, उनके नाम क्या एक गाथा में बताते हैं। सिद्धम वक्षारखम हेट्टुवरि मदेश नाम कूड दुगम दुग नवपणसोलम दुग कलाय वक्षार दीहतम। सिद्ध कूट पहला, फिर जो वक्षार का नाम होगा ना वही उस कूट का नाम होगा, दूसरा कूट। तीसरा जो है इधर का क्षेत्र, नीचे का और ऊपर का क्षेत्र, ऐसे 2 कूट। मतलब यहाँ पर ये वपरा है समझो, इससे वपरा यहाँ जो बक्सारगिरी है, तो इस बक्सारगिरी में पहला जो कूट होगा वह कौन सा होगा? सिद्धकूट। फिर दूसरा जो होगा वह चित्रकूट। चित्रकूट बक्सार नाम है इसका, चित्रकूट नाम है, तो उसका दूसरा कूट का नाम होगा चित्रकूट। और इधर एक तीसरे का होगा वपरा, चौथे का होगा सुवपरा। ऐसे यहाँ पर कच्छा का लिया है तो कच्छा का ले लो, तो वहाँ कच्छा देश के पास जो बक्सार पर्वत है वो पहला होगा सिद्धायतनकूट, फिर दूसरा होगा वो अक्षर का जो नाम है कच्छा का, यहाँ पे वही चित्रकूट है, और फिर तीसरा होगा कच्छा और चौथा होगा सोकच्छा। इधर के क्षेत्र का पहले लेना, फिर नीचे के, फिर ऊपर के क्षेत्र का। ऐसे यहाँ पर नाम सबके याद हो जाएंगे, लेकिन 16 बक्सर पर्वतों के और वो 32 नाम तो याद रहते नहीं। ठीक है चलो, अब ये कितने हो गए? 64। सब कूट बताए, चित्रकूट, पद्मकूट, नलिन, एकशैल, त्रिकूट, वैश्रवण, अंजनात्मा, अंजन, श्रद्धावान, विजटावान, आशीविश, सुखावह, चंद्रमाल, सूर्यमाल और नागमाल और देवमाल, ऐसे 16 बक्सार हैं। इनके सबके 4-4 कूटों के नाम बताए। अब ये बक्सार पर्वतों की लंबाई कितनी है? ये बक्सार पर्वत है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये नील पर्वत के उधर पार से यहाँ सितोदा नदी तक, तो इसकी लंबाई कितनी है वो बताते हैं। तो 16,592 से 2/19 कैसे हो गई इसकी लंबाई इतनी? तो पूरे विधेय क्षेत्र की विस्तार आपने देखा था पहले। विधेय क्षेत्र का विष्कंभ कितना है? 526 को 64 से गुना करो, हाँ विधेय क्षेत्र आता है, तो 33,684
सही 4/19 इतना विदेय क्षेत्र का विष्कंभ है, विस्तार है। मतलब इस दक्षिण से लेकर के उत्तर तक पूरा ये विदेय क्षेत्र का विस्तार है, विस्तार। और नदी जो है वो बीच में 500 योजन की है। इधर जो है नदी 500 योजन लंबी है। तो उसको व्यास माइनस करो उसमें से, विदेय के विस्तार में से। ये पूरे विदेय यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये 33,684 सही 4/19 है। तो इसके नदी की जो विस्तार है उसका माइनस करेंगे और उसका आधा करेंगे तो इधर ये वक्षार पर्वत की लंबाई आ जाएगी। हाँ, इधर के वक्षार पर्वत की उतनी लंबाई होगी आधी। तो इसमें माइनस नदी का व्यास, नदी व्यास बराबर वक्षार पर्वत की लंबाई आएगी माइनस 500 और इसका आधा करेंगे आधा, तो वक्षार पर्वत की लंबाई आएगी। तो 33,684 में से 500 गए तो 33,184 सही 4/19 रहा। अब इसको 2 से भाग देंगे पूरा। तो बेग के बे सख्खा 12, बे पंचे 10, बे 9 18, बे 2 4 और 2/19 इतनी वक्षार पर्वत की लंबाई हो गई। 16,592 यहाँ से आता है सब। इसकी नदी की भी उतनी होगी, वक्षार पर्वतों की भी होगी, इन देशों की भी लंबाई उतनी है। 16,592 है लंबाई का प्रमाण। उत्तर दक्षिण लंबाई लेना, पूर्व पश्चिम नहीं, उत्तर दक्षिण। अब आगे कूटों के प्रमाण से अब कूट कितने कितने बताए ना। तो ये वक्षार पर्वत पर 4 कूट है, या गजदंत पर 9 कूट है, 7 कूट है। तो एक कूट से दूसरे कूट का बीच में अंतराल कितना होगा, ये जुड़ जुड़ करके है क्या। तो उसका वो प्रमाण बता रहे कि उसके अंतराल कितना है बीच में, वो निकाल करके दिखाते हैं। 744 नंबर की गाथा है। कुलगिरी समीव कूढ़े दिक्कन्ना वो वसंती सेसु वाना कूड़प माहिद नगदी हो कूड़ अंतरयम। कुलाचल पर्वतों के समीपवर्ती जो कूट है वहाँ पर दिक् कुमारियाँ रहती है, दिक्कन्ना वो वसंती। सेसु वाणा बाकी के कूटों पर व्यंतर, वान मतलब वानव्यंतर देव रहते हैं। और कूट के प्रमाण से आहित मतलब भाग देना किसको, नगदी हो जो पर्वतों की लंबाई है उसमें कूट के प्रमाण से भाग देने पर 2 कूटों का अंतर आता है। एक कूट से दूसरा कूट कितना दूर है। ऐसे ये कूट है ना, यहाँ पर एक कूट है तो इस कूट से एक कूट बीच में कितना दूर है। तो पूरे पर्वत की जो लंबाई होगी उस लंबाई में क्या करना, कूटों की संख्या का भाग देना, तो उसके कूट का अंतर आता है। मतलब कूट सहित वो अंतर होगा, कूट छोड़ करके अंतर नहीं होगा, क्योंकि उसका भाग दे रहे हैं ना। तो इसलिए बराबर उसके आधे से उधर लेना, वहाँ पर कितना प्रमाण है ये। तो पहले अपन एक एक देख निकालते हैं। और क्या बताएं, कुलाचलों के समीपवर्ती कूटों पर कौन रहती है, दिक् कुमार। कुलाचलों के समीपवर्ती मतलब कौन कौन से आएंगे इसमें से, ये वक्षारगिरी 16 और 4 गजदंत, कितने 20 वक्षार पर्वत हैं। और इनके ऊपर क्रम से कूट कितने हो गए, 96 कूट हो गए। वहां पर वो गजदंत 4 है तो उसके पहले गजदंत पर 9, दूसरे में 7, तीसरे में 9 और चौथे में 7। 9 दूनी 18, 18 7 दूनी 14, 18 और 14 कितने हो गए, 32। 32 हो गए ये। और इसमें और 4 4 16 चौक 64,
16 गुना 4, 16 वक्षार पर्वत है, प्रत्येक पर 4-4 कूट है, तो कितने हो गए? 64 कूट हो गए। और ये कितने हुए थे? 32, 96 हो गए, 96 कूट हो गए। अब इस 96 कूटों में से जो पर्वत के समीप, मतलब कौन कौन से आएंगे? यहाँ पर ये जो विदे एक क्षेत्र है, कौन सा? वक्षार पर्वत, इसका लास्ट का ये चौथा कुट यहाँ पर आएगा। तो यहाँ पर ये मतलब ये ऊपर के इधर ये 8 वक्षार और नीचे के 8 वक्षार, तो इसका जो लास्ट का आएगा वो यहाँ पर आएगा। तो ये पर्वत को टच करता है ना यहाँ पर। तो ये जो पर्वत के समीप, कुलाचलों के समीप जो कूट है उस कूट पर, और इधर भी कुलाचल के समीप जो कूट है, और गजदंत के पर या कुलाचल के समीप ये लास्ट का कूट आएगा। यहाँ पर ये लास्ट का कूट, ये वैश्रवण में बताया था ना, यहाँ लास्ट का कूट और यहाँ लास्ट का कूट। तो कितने हो गए? 20 हो गए ना। एक गजदंत के इधर 2 और इधर 2, 4 हो गए, और वक्षार पर्वत के 4 4 4 4 16, तो 20 कूट हो गए। तो 20 कूटों में ये देव कुमारियाँ रहती हैं किनारे पर। और ये पहले कूट जो है सिद्धायतन कूट, सभी में उस पर जिनालय है, तो जिनालय भी 20 कूटों पर हो गया, 4 गजदंत और 16 वक्षार। तो 16 पर इस 96 में से अंत के लास्ट के जो कूट है पर्वत के समीप, उसमें देव कुमारियाँ रहती है, देव कुमारियाँ को। और 20 पर कौन हो गए? जिनायतन हो गए। तो शेष रहे कितने? 56 कूट। ये 20 और 20 40 गए 96 में से, 40 माइनस किए तो 56 रह गए। इस पर व्यंतर देव रहते हैं। 56 कूटों पर व्यंतर देवों का निवास है। सब जगह निवंतरों का ही बोलबाला है। केवल 20 कूटों है। हाँ, कुछ 100 कूटों पर, 56 कूटों पे 56 कूटों पे देव संख्या। हाँ। अभी ये बताना है कि इनके कूटों का अंतर कितना है। तो पहले गजदंत पर्वतों की लंबाई बताई है 30,209। ये जो गजदंत पर्वत है ना, यहाँ से यहाँ तक ये लंबाई रूप ये कितना है? 30,209 है। क्योंकि ये गोलाई आकार का है ना, ये सीधा होता तो इतना नहीं होता, वो 16,000 ही होता, लेकिन ये पूरा और ये बड़ा है, ये लंबाई इसकी ये गोलाई में, तो इसलिए उसका आगे आएगा उसका। और 30,209 6/19 है ना, 6/19। एक इसका है, एक इसकी लंबाई है गजदंत पर्वत की, चारों की समान ही होगी, चारों गजदंत की। अब इसमें कूट कितने है उसका भाग देना है। गजदंत की लंबाई को गजदंत पर कितने कूट है उसकी प्रमाण से भाग देना है, कूट की संख्या से भाग देना। तो यहाँ पर 9 कूट है पहले गजदंत पर, तो 9 से भाग दो, तो वहां पर एक कूट से दूसरे कूट का कितना अंतर है वो आएगा। तो 9 का भाग दिया तो कितना? 9 तिया 27, 3 रह गया, पुनः 9 तिया 27, 5 रह गया, फिर 9 5 45, 5 रह गया, तो 9 सक 54, 5 रह गए, 5/9। अब उसमें 6/19 में भी 9 का भाग देना पड़ेगा, 9 का भाग देंगे। तो कितना आएगा यहाँ पर? 19 90 181 71 171, 6/171 हो गया। अब ये 5/9 में ये मिलाओ, 5/9 में मिलाएंगे। 5/9 ऊपर है ना इसके, और ये 6/71 ऊपर है, 171। तो यहाँ पर 19 का समुच्छेद करना पड़ेगा। इधर पीछे देती हूँ, 19 गुना इधर 19 गुना, तो 19 पंचे 95 और 6 + 6 और 171 बराबर 101/171 बराबर आया। इतना इसके ऊपर 3,356 सही
101/171 इतना एक कूट से दूसरे कूट का अंतर आएगा, इतना योजनों का। कितने योजनों का अंतर? 3356 सही 5/9। मतलब एक कूट यहाँ है तो एक कूट कहाँ है, दूसरा कूट कहाँ है। मुझे लगा था कि ये जोड़ जोड़ के होंगे ऐसा। दर्शन तो पहले चले जाते होंगे दर्शन करने। ये कूट से निकले वो पैदल चलने का प्रश्न ही नहीं, सब विमानों में बैठ के जाते इधर उधर। हाँ इधर चलो। हम्म 100 ये पहला गजदंत पर्वत है, उसके कूटों का ये अंतर बना, एक कूट से दूसरे कूट का अंतर हो गया। अब दूसरा गजदंत है, वहाँ पर कूट कितने कूट हैं? 7 कूट हैं। तो कितने से भाग देंगे? 7 से भाग देंगे। ये दोनों के आ जाएगा, इधर का और इधर का, पहला और तीसरा, और दूसरा और चौथा सब बराबर होगा। 30,209 सही 6/19/9 7 का भाग देंगे। 7 चौक 28, 2 रह गए तो 7 या 21, 7 1 के 7, 3 रह गए, 7 5 35, फिर 4/9 रह गए, 4/7 रह गए, और उसमें 6/9 में 9 का भाग देंगे तो 6/171, दोनों को जोड़ो 6/100 नहीं 19 को 7 का भाग गुना करेंगे ना, 19 सत्ते 133, 133 बराबर है। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर 7 गुना 19 करना पड़ेगा, और 4 गुना 19 प्लस 6, 19 चौक 76, 76 आणि 6 82, 82/133 हो गया वो। माने 4,315 सही 82/133, इतना एक कूट से दूसरे कूट का अंतर होगा। और ये योजन कहाँ के हैं? महायोजन। बहुत बड़ा, मतलब वो गलत हो गया क्या? बराबर है। हाँ 4,315 सही 82/133 योजन द्वितीय गजदंत ऊपर एक कूट से दूसरे कूट का अंतर। अब एक वक्षार पर्वतों का कितना है? हाँ 4 कूट है, और इसकी लंबाई अभी बताई थी 16,592 2/19, इतनी इसकी लंबाई बताई थी वक्षार की। और 4 कूट है, 4 का भाग देंगे तो यहाँ 4 चौक 16, 4 1 के 4, 4 चौक 16, 4 8 32, और इसको 4 का भाग देंगे तो 2/76। यहाँ तो कुछ बचा नहीं ना, पूरा हो गया ना। तो इसको 4 का भाग देंगे तो 2/76 आ जाएगा ना। इतना यहाँ पर ये वक्षार पर्वत है। इन वक्षार पर्वतों पर जो 4 कूट है उनका अंतर 4,100 इससे कम है, मतलब 4,148 सही 2/76 है। 4 का हमने अंतर निकाला तो 3 है बीच में अंतर, तो वो नहीं, मतलब यहाँ पर वो पूरे कूट को शामिल करना उसमें। ये जो अंतर बताया है ना, ये कूट सहित लेंगे, कूट मिटा कर नहीं रहे होंगे। तो यहाँ से समझो जी, नहीं तो नहीं, यहाँ से यहाँ तक ये 4,148 सही 2/76 आएगा। फिर दूसरा कूट होगा तो उस कूट सहित इतना कितना होगा? 4,148। ऐसे 4 भाग करेंगे ना। नहीं 5 अंतर कैसे आएंगे? ये वक्षार पर्वत है यहाँ पर। तो ये पहला कूट इसके ऊपर है समझो यहाँ। हाँ शुरू में। तो यहाँ से लेकर के 4,148 यहाँ से लेकर यहाँ तक होंगे। फिर यहाँ दूसरा कूट होगा। फिर यहाँ से लेकर के 4,148 से 2/76 जाएंगे। फिर यहाँ तीसरा कूट होगा। फिर यहाँ से लेकर के, मतलब ये इसके कूट को पिछले में शामिल नहीं करेंगे,
आगे में करेंगे। फिर इसके बाद यहाँ से यहाँ लेकर कितना है 4,148 से 2/76 है। फिर यहाँ पर एक कूट है चौथा, और इस कूट का ये पूरा उस वहाँ तक कितना आएगा 4,148 से 2/76 आएगा। 1 2 3 4 4 ही होंगे। वो कूट सहित लेना, ये बताया मैंने, कूट छोड़कर नहीं लेना। अब ये इधर लगातार है कि ये कैसा वो देखना पड़ेगा। ऐसा चिनायतन कूट हो गए अंतर। इस प्रकार चारों कूटों में अंतर जानना। अच्छा, बस कर 4:15 हो गए। चलो ओम जानिए अपने को जानिए, मैं का वेदन कीजिए। मैं का वेदन चैतन्य रूप से कीजिए। जो चैतन्य स्वरूप है यही मैं हूँ। चैतन्य के अलावा मैं कुछ भी नहीं हूँ। मैं केवल जानने वाला हूँ, देखने वाला हूँ, ज्ञाता दृष्टा आत्म ब्रह्म हूँ, स्वतंत्र निश्चल निष्काम ज्ञाता दृष्टा आत्म ब्रह्म। ये मेरा स्वरूप है। बोलना, खाना, पीना, सोना ये मेरा स्वभाव नहीं है। ये मेरी परिणति नहीं है, ये पुद्गल की परिणति है। जानिए, स्व को जानिए। मैं तो केवल ज्ञानमय पदार्थ हूँ। अभी तो सभी पर्वतों को, नदियों को जान ही रहा था। जानते हुए भी वे नियम मुझसे भिन्न ही थे। मैं अलग ही था। ज्ञान में सब कुछ झलकते हुए भी मैं उनमें रूप नहीं हूँ। मैं केवल जानने वाला चैतन्यमय आत्मा भिन्न नहीं हूँ। जानिए, ज्ञान दर्शन स्वरूप अपने निज स्वरूप को जानिए। वेदन तो हम कर ही रहे हैं, गलत वेदन कर रहे हैं। जो मैं नहीं हूँ उस रूप से कर रहे हैं। अब यहाँ पर ये वेदन कीजिए, मैं चैतन्यमय हूँ, ज्ञानमय हूँ, आनंदमय हूँ। बस सत चित आनंद, इन 3 रूप से ही अपना वेदन करने योग्य है। सत्ता का भान है, चैतन्य की अनुभूति हो रही है, आनंद का वेदन हो रहा है। यही तो मेरा स्वरूप है। संपूर्ण प्रदेशों में सच्चित आनंद भरा हुआ है। सच्चिदानंद स्वरूपो एकत्व विभक्त स्वरूपो निर्मम स्वरूपो आनंदकंद स्वरूपो सिद्धोहम शुद्धोहम एकोहम ओम। विसर्जन। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सवसाहुणं, नमो अरिहंताणं,
नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये सवसाहूणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये सवसाहूणं। 700 मतलब अभी 250 के करीब रह गए गाथा है।